ओके चलो। आज हमको लुईस स्ट्रक्चर बनाना है। लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो इसका एक मेथड, एक फॉर्मेट हम देखेंगे। उसके बाद में आपको वो आइडिया आ जाएगा कि कैसे हम लोग लुईस स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं। एक दो एग्जांपल आप प्रॉपर तरीके से सीखे, उसके बाद में तो आप अपनी तरीके से ही बना सकते हैं। बराबर है। तो लास्ट टाइम हमने ये सब तुम्हें लिखवाया हुआ था मैंने, हाउ टू ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर। पहले आप N1 फाइंड करेंगे। N1 क्या होता है? N1 मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम। दिस V स्टैंड्स फॉर सेंट्रल एटम्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, विच इज जनरली इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर। और वो जो है वो आपके ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंग ही रहता है। ओके, और ग्रुप नंबर कौन सा वाला हम देखेंगे? ग्रुप नंबर हम देखेंगे वो जो मेंडली पीरियोडिक टेबल में हमने लिखे थे वो वाले। फिर एनायोनिक चार्ज है तो वो आपको ऐड करने हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं। अगर मॉलिक्यूल के ऊपर कैटायोनिक चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए हुए हैं, तो वो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन को आप इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो N1 जो है, N1 इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस एनायोनिक चार्ज माइनस कैटायोनिक चार्ज। ये जो है वो दिखाता है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन अभी है। ओके, N1 मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन है। और N2 क्वांटिटी क्या कहती है? यहाँ पर N2 इज इक्वल टू 8 इंटू नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे आपको ऐसा मान लेना है कि कोई भी जो एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, और हाइड्रोजन इज टर्मिनल एंड दैट्स व्हाई हाइड्रोजन के लिए क्या होगा? ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा। तो इन दोनों का सम करके आप ऐड कर दो। ओके। अब N2 में हम ऐसा मानते हैं कि भाई जो कोई एटम है सेंट्रल एटम, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए और हाइड्रोजन के सभी के ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी है और इतने होने चाहिए ड्यूरिंग द ऑक्टेट कंप्लीशन। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको N3 देगा। और N3 दैट मींस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? बॉन्ड्स। और अब बॉन्डिंग के अंदर तो N3 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो फिर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने बचेंगे? N4। और N4 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? लोन पेयर। एक मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ, आप लोग अच्छी तरीके से समझिए। फॉर एग्जाम्पल CH4। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहला तो इस CH4 के लिए हमें N1 डिफाइन करना है। N1 मींस इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है। कार्बन का ग्रुप नंबर क्या है? 4। कितने हाइड्रोजन है? 4। एक हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन देता है? एक। तो यहाँ पर N1 इज इक्वल टू 8। नाउ N2। N2 मींस अब सभी के ऑक्टेट और ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाने पर कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो यहाँ पर N2 इज इक्वल टू कार्बन का तो 8 पूरा हो जाएगा, और चारों के चारों हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर कितने मिलेंगे हमें? 16। अब इसका डिफरेंस लेने पर हमें N3 मिलेगा। N3 इज इक्वल टू यहाँ पर N2 माइनस N1 इज इक्वल टू 16 माइनस 8। तो N3 क्या मिला हमें? N3 इज इक्वल टू 8। अच्छा, N3 हमें 8 मिला है, तो बॉन्ड्स कितने मिलेंगे? बॉन्ड्स इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2। N3 तो क्या डिनोट करता है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को। तो बॉन्ड कितने रहेंगे? 8/2। दैट मीन्स 4, यानी कि CH4 के अंदर 4 बॉन्ड होने वाले हैं। N4 क्या है भाई? N4 है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन कौन से वाले हैं? बॉन्डिंग में चले गए वो। और आपके पास इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं? 8। तो वी हैव N1 माइनस N3। कितना आएगा बताओ? 0। 8 माइनस 8, 8 माइनस 8 0। N4 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब होगा लोन पेयर भी क्या होगी? 0। तो अब 4 बॉन्ड है, लोन पेयर तो कोई है नहीं। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे आप? सेंटर में कार्बन और 4 हाइड्रोजन। सेंटर में कार्बन और 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आर ऑलवेज टर्मिनल। ओके, हाइड्रोजन है वो टर्मिनल ही रहते हैं, वो कभी सेंट्रल एटम बन ही नहीं सकते। हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होगा। तो CH4 का ये वाला लुईस स्ट्रक्चर बन सकता है।
ओके, आई बात समझ में कैसे हमें करना है? ये सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही है इसके अंदर, और कुछ ज्यादा करना नहीं है। अभी एक और एग्जांपल लेकर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सर वापस समझाओ ना, नहीं समझ आया। अभी एक और एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूँ, देखो। सबसे पहले तो मुझे चलो दिया गया हुआ है, मान लो कि मुझे दिया हुआ है H3O+, तो मुझे इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाना है। तो इस लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले तो आप देखेंगे हाइड्रोजन 3 है और एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन इज ऑलवेज टर्मिनल एंड ऑक्सीजन विल बी द सेंट्रल एटम। हमारे पास ऑलवेज एक सेंट्रल एटम रहता है। वो सेंट्रल एटम कौन सा वाला होता है? सेंट्रल एटम वो होता है जो साइज में बड़ा होता है, या फिर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, या फिर उसके नंबर कम रहते हैं, वो सेंट्रल एटम बन सकता है। सेंट्रल एटम बनने के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक आपको देखनी पड़ेगी। हाइड्रोजन नेवर बी द सेंट्रल एटम, ओके, वो ऑलवेज टर्मिनल ही रहेगा। तो सेंट्रल एटम है, वो आपको फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ पे सेंट्रल एटम ऑक्सीजन एक ही है, तो आप देखें ऑक्सीजन को मैं यहाँ सेंटर में रखता हूँ, 3 हाइड्रोजन को रख रहा हूँ यहाँ पे। अब मुझे इसका ऑल ओवर स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहला क्या था? N1, दैट मीन्स व्हाट? N1 मीन्स क्या रहेगा बताओ? इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है वो? तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1। फिर हमारे पास एक ऑक्सीजन है, ओके। ऑक्सीजन का तो ग्रुप नंबर क्या रहता है भाई? 6। और +1 चार्ज है। प्लस कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज कर दिए होंगे। तो यहां से एक -1 कर दो। अब इसका लिखो भाई, क्या आएगा बताओ? ये 6 + 3 9, उसमें से एक गया तो यहाँ पे कितने मिले? 8। अब N2 में सभी के ऑक्टेट और ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गए हैं ऐसा मानना है आपको। तो 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का तो ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा। एक ऑक्सीजन है पर उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा। इस वाले से हमें कुछ अब लेना देना नहीं है, ओके। पहले कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है वो हमने लिखा, उसके बाद में ऑक्टेट कंप्लीट होने पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए वो हमने लिखा। तो यहाँ पर 6 और ये 18 कितने मिले आपको? यहाँ 8 और 6 14। चलो अब N3, देखो ये इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है और इतने होने चाहिए ड्यूरिंग द ऑक्टेट कंप्लीट होने पर। अब इन दोनों का आप डिफरेंस ले लें, तो N3 इज इक्वल टू N2 - N1। क्या आएगा भाई? 14 - 8 इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब ये हुआ, इसके अंदर बॉन्ड्स कितने होंगे? ये जो इलेक्ट्रॉन है वो तो बॉन्ड के अंदर यूज हुए, तो बॉन्ड्स कितने हो गए? 6/2। 6 ÷ 2 दैट इज 3। इसके अंदर 3 बॉन्ड बनेंगे। इसके अंदर टोटल 3 बॉन्ड है। तो एक ए हाइड्रोजन के साथ, एक ए हाइड्रोजन के साथ, और एक ए हाइड्रोजन के साथ। अब हमें काउंट करना है लॉन पेयर। 6 इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास थे कितने टोटल? 8। 6 इसने बॉन्ड में यूज कर दिए, 6 इसके अंदर बॉन्ड में चले गए। बाकी कितने बचे हुए हैं? 2। तो यहाँ पर N4 इज इक्वल टू N1 - N3। 8 - 6 इज इक्वल टू 2। तो ये तो आपको मिलेगा लॉन पेयर। लॉन पेयर इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो इसके ऊपर एक लॉन पेयर प्रेजेंट है। किसके ऊपर रहेगा भाई ये? हाइड्रोजन के ऊपर तो लॉन पेयर रहता नहीं है। किसके ऊपर मिलेगा? ऑक्सीजन के ऊपर। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप? फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, चलो वो भी कैलकुलेट कर देते हैं। Q इज इक्वल टू ऑक्सीजन का 6। अभी यहाँ पर अनशेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। बॉन्ड्स कितने बनाए हैं? 3। कितना मिला? +1। तो इधर पे इसके ऊपर आएगा प्लस। ऐसे करना है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है, बराबर है। अभी एक एग्जांपल NH3 का लेके फिर से बताता हूँ, देखो भाई। ये CH4 वाला तो मैंने आपको बता दिया। अब एक और देखो NH3। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है?
जो भी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको ऐड कर दो। नाइट्रोजन के तो कितने होते हैं, 5। एक हाइड्रोजन का एक, ऐसा 3 हाइड्रोजन तो कितना होगा, 3। तो 5 + 3, 5 + 3 दैट मीन्स 8। इस मॉलिक्यूल के अंदर अभी 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब मान लो कि सभी ने अपने ऑक्टेट और ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिए हुए हैं, तो कितने एटम, कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं हमें। नाइट्रोजन में तो 8 हो जाते हैं, और हाइड्रोजन के अंदर ईच हाइड्रोजन एटम विल नाउ टेक पार्ट इन द molecule, so there are 2 electrons for the bonding available। तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में अवेलेबल हुए, तो यहाँ पर 2 ड्यूप्लेट कंप्लीट होने पर फिर यहाँ पे 3, तो 8 प्लस यहाँ पर हम कर देंगे 6, तो फिर आ गया 14। अब ये तो ऑक्टेट कंप्लीट होने पर इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, और इतने इसके पास है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपको मिलेंगे कितने बॉन्डिंग में चले गए, तो के 6। 6 अभी बॉन्डिंग में गए हैं, तो बॉन्ड कितने मिलेंगे, 3, इसके आधा। ओके। अब इसके पास है 8 इलेक्ट्रॉन और 6 तो बॉन्डिंग में चले गए, तो फिर क्या करना है, हमें इसका डिफरेंस लेना है। 2 का डिफरेंस मिला, ये 2 क्या होगा, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर कितनी मिलेंगी, एक। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बताओ, नाइट्रोजन सेंटर में, 3 हाइड्रोजन और एक यहाँ पर लोन पेयर। ऐसा आपको करना है, बराबर है। ये आपको करना रहेगा, ऐसे आप कर सकते हैं। चलो एक CO2 का भी मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, देखो। कार्बन, 2 ऑक्सीजन है। कार्बन के सेंट्रल एटम जो है, कार्बन जो है उसके अंदर कितने हैं, बोलो 4, ग्रुप नंबर 4 है इसलिए। ऑक्सीजन है, उसका ग्रुप नंबर कितना है भाई, 6। ऐसे कितने ऑक्सीजन है, 2। तो फिर यहाँ पर N1 हमें मिला 16। अब N2, मान लो कि सभी के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए हैं, तो कार्बन में 8 और ऑक्सीजन में भी 8, टोटल कितने आ गए, 24। 24 ऑक्सीजन कंप्लीट होने के लिए चाहिए। इसके पास अभी कितने हैं भाई, 16। तो बॉन्ड्स में कितने गए हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए आप। इतने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स बनाने के लिए यूज हुए हैं। अभी इलेक्ट्रॉन 8 है, तो बॉन्ड कितने मिलेंगे, 4। चलो भाई, 8 इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड्स, तो रिमेनिंग आउट ऑफ 16, इसका 8 है, 16 तो बचे कितने, 8। और वो 8 जो है वो क्या बनेंगे, लॉन पेयर। तो देखो, CO2 के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। टोटल कितने बॉन्ड्स बनाने थे आपको, 4। तो पहले ये कार्बन, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, 4 बॉन्ड बनाने हैं, ये 1 2, फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। अब आप क्या करेंगे, रिमेनिंग एटम्स के ऊपर लोन पेयर रखोगे। लोन पेयर कितनी है, 4। इस ऑक्सीजन में बताइए, 2 4, यहाँ पर 6 और 8 हो गए। ये 2 4 6 और ये 8। तो ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। चलो भाई नेक्स्ट, अभी और एक बनाता हूं मैं, CO3-2 का। CO3-2 देखो, पहले N1 लिखने हैं। N1 दैट मीन्स मोलेक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के अंदर तो 4, 3 ऑक्सीजन है, उसके तो 6, और ये -2 है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं ना, बाहर से किसी से लिया हुआ है। तो टोटल इसका सम कितना मिला, 24। अब N2 दैट मीन्स ऑक्टेट कंप्लीट हो जाने की बात है, तो कार्बन में तो 8 आएगा और ऑक्सीजन में भी 8 आ जाएगा, टोटल 32। इन दोनों का डिफरेंस ले आप, उतने इलेक्ट्रॉन आपको बॉन्ड के अंदर मिलेंगे। बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मिले, 8। तो बॉन्ड्स कितने बनेंगे, 4। अच्छा, इलेक्ट्रॉन टोटल 24 है, बॉन्ड्स के अंदर 8 चले गए, तो रिमेनिंग जो रहेगा इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 24 - 8 16, वो क्या मिलेगा, लॉन पेयर। अब बनाना है इसका स्ट्रक्चर, कैसे बनाए। इसमें कम से कम एटम कौन सा वाला है, कार्बन, वही लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन, 3 ऑक्सीजन, 1 2 और 3, कितने बॉन्ड्स बनाने हैं, 4। बनाओ भाई, 1 2 3, अभी एक बनाओ, किसी कोई भी एक के साथ डबल बॉन्ड बना लो, और यहाँ पर 4 हो गया। अब क्या करना है भाई, आपको लोन पेयर रखनी है। कितनी लोन पेयर है, टोटल 8। तो यहाँ पर आप काउंट करिए, ये 2 4 6 और 8, इस ऑक्सीजन के ऊपर तो 2 लोन पेयर, यहाँ पर 2, तो फिर ये 4 6 8, यहाँ पर 2 4 6 और 8।
अब देखें, लोन पेयर भी 8 यूज हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8, और पूरा का पूरा जो आयन है उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, -2। अगर आपको ऐसा नहीं लिखना है तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सर, बोलो। N3 के अंदर 32 - 24 नहीं होगा? क्या क्या? N3 के अंदर N2 - N1 होता है ना, तो 32 - 24 होगा ना? यहाँ क्या आएगा भाई, बताओ। 32 माइनस कितना आएगा, 24। कितना हुआ ये 32 - 24, इसका कितना रहेगा, बताओ। 8 ही। 8। हम्म आपको ये दोनों का डिफरेंस लेना है, फिर आपको ये दोनों का, पहले आप ये दोनों का डिफरेंस लेंगे, फिर इसका और इसका डिफरेंस लेंगे, बराबर। आपको दो ये काम करने हैं। चलो दूसरे कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर हम। इसके ऊपर तो आप इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए ऐसे, और अब इसका जो है ईच एंड इंडिविजुअल एटम का फॉर्मल चार्ज काउंट कर लीजिए। इसका फॉर्मल चार्ज 0, इसका फॉर्मल चार्ज -1, इसका फॉर्मल चार्ज -1। तो ये हो गया कार्बोनेट का स्ट्रक्चर। ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन -1 में हो गए, और डबल बॉन्ड वाला न्यूट्रल होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखने के लिए आपको फॉर्मल चार्ज की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, बराबर है। चलो देख लीजिए स्ट्रक्चर एक बार। इधर तो आप ऐसे लिखो, या फिर आप ऐसे रिप्रेजेंट करो। यहाँ पर देखो मैंने दोनों में -1 लिखा हुआ है, बराबर है। H3O+ का तो मैंने आपको बना के दिखा दिया कैसे होता है H3O+ का, बराबर है। तो ऐसे आपको काम करना था, ऐसे आपको देखना था कैसे बनता है। अभी इसके अंदर आपको, बोलो। सर फॉर्मल चार्ज कैसे फाइंड करते हैं? क्या फाइंड करना है? फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज के लिए मैंने आपको कल फॉर्मूला तो बताई थी। फॉर्मल चार्ज के लिए मैंने कल आपको फॉर्मूला लिखवाई थी। आप लेक्चर में थे कल या नहीं थे? हाँ सर। तो फिर ये क्वेश्चन क्यों पूछा? कल मैंने ये लिखाया तो था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस अनशेड इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स। कल मैंने ये आपको प्रैक्टिस करवाई थी लास्ट लेक्चर में। तो आपको ये पूरा करना है। अभी ये फॉर्मूलाज नहीं अप्लाई करने आएंगे, ये तो सिंपल मैथ्स है, तो ये तो आपको आना चाहिए, बराबर है। ये सब भी लिखवाया हुआ था। चलो एक काम करो, अब आप लोग जो है वो इन सभी के, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप इन सभी के स्ट्रक्चर्स बनाओ अपनी तरीके से। चलो मैंने आपको वो मेथड सिखा दी है, आप लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाओ अपनी तरीके से। चलो एक काम करते हैं, NO2- का बनाते हैं। इसे हम बोलते हैं नाइट्राइट आयन। दिस इज नोन एज नाइट्राइट। नाइट्रेट नहीं है, 3 होने पर नाइट्रेट होता है, ये है नाइट्राइट। ओके। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, N1। N1 फाइंड आउट करने के लिए इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है वो आपको देखना है। तो N1 इसके अंदर टोटल कितने मिलेंगे, NO2- 1 के अंदर टोटल कितने मिलेंगे, N1 जामनगर हरिया। लिखाओ भाई आप मुझे, आप लोग बताइए N1 इसमें क्या मिलेगा। जामनगर हरिया। सर एक मिनट कर रहे हैं। बरोड़ा भैली। बरोड़ा भैली। सर 6। इस नाइट्राइट के लिए N1 क्या लिखेंगे? वैलेंसी।
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का काउंट करने का ना, हाँ, उसका 5 नाइट्रोजन का 5। प्लस NiH चलो, चार्ट 5 प्लस ऑक्सीजन का 6 इंटू 2 6 × 2 कितने आ जाएगा भाई? 12। फिर प्लस NiH चार्ज प्लस 1 +1 कितना मिला भाई? अडर 18। चलो बैठ जाओ। ओके, मोडासा सेंटर, ज्ञान मंजरी मोडासा। अब हमें देखना है N2। अब हमें देखना है N2। plus 16 that is 94 N2 लिखने के लिए क्या आएगा? क्या ये क्या क्वांटिटी होती है? N2 क्या है? from 8 plus 16 8 प्लस, इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट तो 16, 8 + 16 कितने आ गए? 24 ओके, इसके बाद में हम देखेंगे N3। N3 हुज सेंटर, N3। N3 देखने के लिए इन दोनों का डिफरेंस हमें लेना है। 24 माइनस 18 दैट इज 6। यहाँ पे N3 हमें मिला 6। अगर ये N3 6 है तो अहमदाबाद सेंटर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? अहमदाबाद सेंटर 3। ये तो इलेक्ट्रॉन हुए हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज इक्वल टू 3। ओके, अब इसके अंदर मुझे लोन पेयर फाइंड आउट करनी है, तो N4 की वैल्यू सूरत SUV या फिर सूरत डभोली। 18 minus 6, 12. 18 माइनस 6 दैट मीन्स 12। यहाँ पर 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 12। बरोड़ा तरसली N4 जो है वो 12 है, तो लॉन पेयर कितनी रहेगी इसमें? तरसली वडोदरा 6, यहाँ पर आएगा 6। अब आपके पास सभी डेटा अवेलेबल है, आपको देखना क्या है? बॉन्ड्स कितने हैं वो। तो बॉन्ड्स तो मुझे 3 बनाने हैं। फिर लोन पेयर कितनी है भाई? 6। आपको यही देखना है। तो इसके बेसिस के ऊपर हम स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन करें, तो सेंट्रल एटम हमारा रहेगा नाइट्रोजन। 2 ऑक्सीजन है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। कितने बॉन्ड बनाने हैं? 3। इस नाइट्रोजन के साथ ही एक ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन। कोई और बोथ ऑक्सीजन एटम्स आर इक्विवेलेंट, किसी भी एक के साथ डबल बॉन्ड बना दे, तो यहाँ मैंने बना दिया। अब क्या करना है? लोन पेयर आपको रखनी है, तो लोन पेयर के अंदर 6 लोन पेयर है। चलो यहाँ पर ये ऑक्सीजन के लिए देखें, 2 और 4, इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो हो गए। तो फिर यहाँ पे 1 और 2 लोन पेयर मिलेगी। 2 4 6 और 8, इसके तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसका नहीं हुआ है। एक, ये दूसरी लोन पेयर, और फिर ये तीसरी। टोटल लोन पेयर इसके अंदर कितनी आ गई भाई? 3। नाइट्रोजन के लिए देखें, 2 4 6, नाइट्रोजन के ऊपर भी एक तो रहेगी। सभी लोन पेयर यूज हो गई। 3 ये 2, एक ऑक्सीजन ऊपर, 3 यहाँ पर और एक यहाँ पर, हो गया। और पूरा स्ट्रक्चर लिखने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस। अगर मुझे ऐसा नहीं लिखना है तो फिर एक और मेथड भी है। मैं क्या करूंगा भाई बताओ? फॉर्मल चार्ज का यूज कर लेंगे। फॉर्मल चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर कितना आएगा? माइनस। तो ये हो गया NO2 माइनस का स्ट्रक्चर। ये हो गया NO2 माइनस का स्ट्रक्चर। ऐसे आपको करना है, बराबर है? सभी के लिए ये आप अपनी तरीके से करना होमवर्क में।
जिसके अंदर जितनी भी लोन पेयर वगैरह सब आपको मिल जाएगा। कैसे स्ट्रक्चर बनाने हैं वो मैंने आपको सिखा दिया। सेंट्रल एटम वही होता है जिसका नंबर कम रहता है, कम नंबर वाले ही सेंट्रल एटम बनते हैं। फिर नंबर सेम आने पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कम नंबर दो है, कार्बन और ऑक्सीजन। अब इन दोनों में से किसको सिलेक्ट करना है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को, कार्बन को एज अ सेंट्रल एटम। बराबर है। चलो, तो आप ये सब होमवर्क में कर लेना अपनी तरीके से। मैंने क्वेश्चन आपको लिखवा दिया है, अभी किसी को लिखना बाकी हो तो 1 मिनट दे रहा हूँ, ये पूरे के पूरा लिख लो। or also retain in memory that these such formulas are useful for the elements lying in n is equal to 2। सल्फर है, क्लोरीन है, ये जो सेंट्रल एटम होते हैं तो उसके तो ऑक्टेट एक्सपांड कर जाते हैं, इसलिए उसमें अप्लाई नहीं करेंगे। बोलो। सेकेंड वाला कर रहा हूँ ना, आंसर नहीं आ रहा राइट का। पहले आप ट्राई करो। बराबर है। ट्राई किया। एक काम करो, आप अपनी तरीके से ट्राई करो 1 दिन में, फिर नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाने ही वाला हूँ। ओके, ऐसे थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ आपको। ऐसे बनेगा कुछ स्ट्रक्चर, सी ट्रिपल बॉन्ड हो, यहाँ पर भी लोन पेयर, यहाँ पर भी लोन पेयर, इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज माइनस, इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज प्लस, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड का। ओके, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर इसमें कंस्ट्रक्ट होने वाला है। चलो, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कोवैलेंसी। हमें अल्टीमेटली तो स्ट्रक्चर ही बनाने सीखने हैं कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स के। तो ये जो मेथड है वो इतनी एक्यूरेट नहीं है, इसके बारे में तो इसकी सब लिमिटेशंस मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बता दी हुई है। अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, कोवैलेंसी। Covalency, that means number of unpaired electrons in either ground state or in excited state, or number of covalent bond formed by the central atom is called its covalency। कोवैलेंसी में आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने हैं, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने वो एटम बॉन्ड बनाएगा। कोवैलेंसी दैट मींस नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द मॉलिक्यूल। और कोवैलेंट बॉन्ड कितने फॉर्म होते हैं, जितने ही उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो देखो, मानो कि मेरे पास यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन है हीलियम कोर 2s2 और 2p3। तो यहाँ पर p3 के अंदर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इसकी कोवैलेंसी क्या है, 3। तो नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन के अंदर 3 बॉन्ड हमें मिलते हैं। जैसे कि आप देखें NH3, मैंने ये आपको बनाना सिखाया है NH3। फिर मान लो कि NCl3, जितने इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन उसके उतने ही बॉन्ड। यहाँ देखो, ऑक्सीजन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन के अंदर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कोवैलेंसी 2 है, तो ये 2 बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन। जैसे कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन, एक यहाँ पर हाइड्रोजन H2O, ये ऑक्सीजन, यहाँ पर एक फ्लोरीन और यहाँ पर भी एक फ्लोरीन OF2, 2 बॉन्ड बना सकता है। या फिर आप किसी और एटम के साथ देख लो, अभी भी मैंने वो लिखा हुआ था, यहाँ पर देखो ये O डबल बॉन्ड O, न्यूट्रल एटम होने पर ये डबल बॉन्ड O बनाता है। डबल बॉन्ड भी बना सकता है, पर 2 बॉन्ड बनने वाले हैं इसके अंदर, वो आपने दिखा हुआ है। ये देखिए O डबल बॉन्ड O, बाकी के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे ही रह जाएंगे। ये भी एक आपकी लोन पेयर और ये भी आपकी एक लोन पेयर, हो गया ना, 2 बॉन्ड बना लिए। तो जितने भी इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, वो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को ही हम क्या कहेंगे, कोवैलेंसी। जितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन उतने ही कोवैलेंट बॉन्ड, ऐसा आपको देखना है। अभी और एग्जांपल लेके देखें। ये फ्लोरीन है और यहाँ पर फॉस्फोरस भी लिखा हुआ है। फ्लोरीन में देखो,
एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है। फ्लोरीन कभी भी दो बॉन्ड नहीं बना सकता, जैसे कि एच एफ इसके अंदर एक ही बॉन्ड है। HOF एक ही तो बॉन्ड है। तो फ्लोरीन फॉर्म्स ऑलवेज वन बॉन्ड, इसमें दो बॉन्ड तो नहीं बन सकते। फास्फोरस में देखें, फास्फोरस तो जो है वो नाइट्रोजन की निकोजन फैमिली का ही है, बराबर है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, फिर मॉस्कोवियम। तो या आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन, तो इसकी कोवेलेंसी क्या है? तीन। तीन बॉन्ड बना सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल के अंदर PH3, NH3 है तो PH3 भी है। दूसरा वाला PCl3। तो ये तीन बॉन्ड, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे है, तो ये लोन पेयर के तरीके से रहेंगी ऐसे। ओके। और अब हम इसको एनर्जाइज करें, हमें इसके अंदर जो है वो एनर्जी थोड़ी सी फास्फोरस को मिल जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन 3s में से एक्साइट होकर कहाँ चला जाता है? 3D में। अब देखिए इसके अंदर टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हुए? एक, दो, तीन, चार और पांच। पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन होने पर ये पांच बॉन्ड बनाएगा। देखो PCl5 हमें मिलता है, वी हैव PCl5। जैसे PCl3 मिलता है ना, वैसे PCl5 भी मिलता है। PCl5 मिलता है, PCl3 प्लस Cl2, तो क्या मिल गया? PCl5। इक्विलिब्रियम में आपने ये एग्जांपल देखा हुआ, PCl5 डिकम्पोजिशन होता है तो उसमें से PCl3 और Cl2 मिलते हैं। तो कहने की बात तो यहाँ पर ये है कि PCl5 हमें मिलता है। क्यों मिलता है? 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, कोवेलेंसी 5 हो गई, तो इसके साथ मोनोवेलेंट एटम 5 जुड़ सकते हैं। एक्साइटेड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर 5 बॉन्ड बनाता है फास्फोरस। सल्फर की बात करें चलो अब, तो सल्फर की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन है नियोन कोर 3s2 3p4। अभी यहाँ पर दो अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, तो इसकी कोवेलेंसी होगी 2। कौन से वाले मोलेक्यूल? SF2, SCl2, बराबर है। ऐसे मोलेक्यूल्स हमें मिलते हैं, SCl2, SF2। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आप एक इलेक्ट्रॉन को डी के अंदर रखिए, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया, और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, सॉरी यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से ट्रांसफर हुआ और इसमें आ गया। तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन एक, दो, तीन और चार, चार मिलेंगे। कौन से वाले? SF4। या फिर आप ऐसे याद कर लो, SO2। कितने बॉन्ड हुए? चार तो है। SO2, SO2 भी अभी भी चार है, और उसके बिना इसके ऊपर एक लॉन पेयर भी तो होगी, तो यहाँ पर एक लॉन पेयर, यहाँ पर भी एक लॉन पेयर। चलो ये इसमें देखो, अभी एक बार और हम इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स के अंदर ले जा सकते हैं, तो एक S को उठाकर यहाँ पर हमने रखा, तो यहाँ पर रखने से टोटल अनपेड एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, बराबर है। टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई? छह। तो छह अनपेड इलेक्ट्रॉन होने पर हमें मिलता है SF6। SF6 हो जाएगा, मिलता है। तो सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर कोवैलेंसी मींस क्या? कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। एक एक्साइटेड स्टेट आने पर कोवैलेंसी दो बार बढ़ जाती है। देखो यहाँ दो में से कितना हुआ? चार, और चार में से कितना हुआ? छह। डिफरेंस दो का आएगा, डिफरेंस दो का आएगा, बराबर है। नेक्स्ट, अभी हेलोजन में देख लीजिए आप, क्लोरीन के अंदर एग्जांपल देखो, यहाँ पर एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कोवैलेंसी वन। एक बार एक्साइटेशन करने पर तीन, दूसरी बार करने पर पांच, और तीसरी बार एक्साइट होने पर सेवन। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ऐसे। कोवैलेंसी वन के लिए तो आपको आना ही चाहिए एग्जांपल, क्या है? HCl। कितनी लोन पेयर्स है? एक, दो, तीन, तो ऐसे ये तीन, एक, दो, तीन हो गया। चलो अब देखो, यहाँ पर एक, दो और तीन, तीन इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो तीन बॉन्ड बनने चाहिए। एग्जाम्पल में लिखता हूं,
HO2Cl, या फिर ऐसे लिख दो HClO2। कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर? ये क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ होने पर बनेगा OH। हाइड्रोजन, मैंने तो ये तो आपको बताया था, हाइड्रोजन इज ऑलवेज टर्मिनल, तो ये टर्मिनल पोजीशन पे रहता है, सेंट्रल एटम के साथ नहीं रहता। उसके बाद अभी एक ऑक्सीजन है, दो बॉन्ड से जोड़ दो, खत्म हो गई बात। कितने बॉन्ड? एक दो तीन, तीन बॉन्ड बन गए। और इसके ऊपर लोन पेयर कितनी? दो, तो एक यहाँ पर लोन पेयर, एक यहाँ पर लोन पेयर, बराबर है, दो हो गया। स्ट्रक्चर बन गया HOCl2 कोवेलेंसी 3। यहाँ देखें, अभी वो एक ऑक्साइडेड स्टेट और टोटल 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा वाला स्ट्रक्चर बनाए? एक ऑक्सीजन, एक काम करो अभी जोड़ दे इसमें, HClO3 कर दो। कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे? एक तो OH, दो इसके साथ ऑक्सीजन जोड़ दो, और एक लोन पेयर ये वाली। कितने बॉन्ड है? एक दो तीन चार पांच हो गए, एक दो तीन चार पांच, तो ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। फिर है एक्साइटेड स्टेट 3, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 7, तो 7 के लिए आप कौन सा वाला एग्जांपल लो? HClO4। अभी एक काम करो, यहाँ पर और एक हम डबल बॉन्ड O लगा दें, हो गया HClO4। देखो कितने बॉन्ड हो गए टोटल? एक दो तीन चार पांच छह और सात। तो कोवेलेंसी दैट मीन्स नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन दैट आर यूटिलाइज्ड टू फॉर्म द बॉन्ड, इसे ही हम कहेंगे कोवेलेंसी। बराबर है? कोवेलेंसी में आपको कोई डाउट? कोवेलेंसी में आपको देखने हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, उतने उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा। बराबर है? कोवेलेंसी दैट मीन्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स, और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ये सब मैंने आपको लिखवाया, आपको डेफिनेशन लिखनी है तो लिख लीजिए। कोवेलेंसी से हमें मालूम रहेगा कि कितने बॉन्ड बन सकते हैं। बराबर है? कोवेलेंसी से कौन से कंपाउंड एग्जिस्ट करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, वो भी यहाँ से आंसर मिलेगा। जैसे कि देखो, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन में कोवेलेंसी क्या है? 3। अच्छा आप बताओ, नाइट्रोजन के अंदर 2D होती है, यहाँ पर D ऑर्बिटल होगी, 2D होगी या नहीं होगी? 2D तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो नाइट्रोजन कभी एक्साइटेड स्टेट दे सकता है? नहीं दे सकता। नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है वो 3 से बियॉन्ड नहीं हो सकती। मैक्सिमम वैलेंसी उसकी क्या हो जाएगी? ये यहाँ पर ये 3, कोवैलेंसी इसकी 3। तो नाइट्रोजन के अंदर हमें NH3 मिलता है, NCl3 मिलता है। नाइट्रोजन के अंदर हमें NCl3 मिलता है, जबकि फास्फोरस में तो 3D होती है। फास्फोरस के अंदर 3D होती है, तो फास्फोरस में कौन से वालेंगे? PCl3 भी मिलता है, और PCl5 भी बनता है, दोनों होता है। NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट। NCl5 नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि 2D एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आंसर आपको यहां से मिलेगा, NCl5 नहीं बनता है पर PCl5 बनता है। एक्सप्लेन करें तो आपको लिखना होगा कि नाइट्रोजन के अंदर एब्सेंस ऑफ 2D ऑर्बिटल तो होती नहीं है, इसलिए इसकी कोवैलेंसी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो NCl5 नहीं बन सकता। बराबर है? आपको शायद ये आइडिया आ गया होगा। बराबर है? मानो के, चलो एक और काम करते हैं। वो जो क्लोरीन वाले हमने लिखे हुए थे कंपाउंड्स, उसको मैं फिर से बना देता हूँ। क्लोरीन वाले को मैं फिर से बना देता हूँ। सबसे पहले कौन सा वाला भाई? HOCl, और बाकी की क्या आएगी? लोन पेयर। अब एक डबल बॉन्ड O जोड़ दो इसमें, HOCl डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक लोन पेयर, यहाँ पर एक लोन पेयर। उसके बाद में
HOCl डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O, और लास्ट में HOCl डबल बॉन्ड O, तीनों जगह पर डबल बॉन्ड O। तो ये मैंने बता दिया, ऐसे बनता है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो एक बॉन्ड बना हुआ है, तो ये किस में बना हुआ है? ग्राउंड स्टेट में। यहाँ पर एक और बॉन्ड बन गया, तो एक्साइटेड स्टेट वन, दिस इज एक्साइटेड स्टेट वन, एक्साइटेड स्टेट वन। और एक बॉन्ड बनता है एक्साइटेड स्टेट टू, और एक बॉन्ड एक्साइटेड स्टेट थ्री। क्लोरीन की बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? क्लोरीन की बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियोन कोर, यहाँ पर 3s, फिर यहाँ पर 3p, और यहाँ पर 3d। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रखो भाई, नियोन कोर 3s2 3p5। कितने पहले बॉन्ड थे? एक। अभी एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा तो क्या बनेगा? ये ऐसे बन सकता है ना। फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन के लिए टारगेट करो अब। फ्लोरीन में कौन कौन से वाले मिलेंगे? फ्लोरीन HOF, फिर यहाँ पर HOF डबल बॉन्ड O, यहाँ पर HOF डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर HOF 3 टाइम्स डबल बॉन्ड O। फ्लोरीन के अंदर तो N = 2 आएगा। फ्लोरीन के अंदर N = 2 आएगा, तो फ्लोरीन के अंदर सिर्फ एक ही कंपाउंड बन सकता है, दैट इज HOF। न तो ये बनेगा, ना ये, और ना ही ये, बन ही नहीं पाता है। इसके अंदर सभी बन गए, इसके अंदर सभी के सभी स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसके अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2D ऑर्बिटल नहीं मिलती है। बराबर है। तो ये मैंने आपको बता दिया कोवेलेंसी के बारे में, कोवेलेंसी में ये लॉजिक है। चलो नेक्स्ट। अब इसका जो डिफरेंस है वो ऑक्सीडेशन नंबर के साथ भी देख लो। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट और इन एक्साइटेड स्टेट, ये हाइपोथेटिकल और रियल चार्ज ऑफ द एटम होता है। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ बॉन्ड, और ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बॉन्ड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये जीरो फ्रैक्शनल नेगेटिव नहीं होती है कोवेलेंसी, ये तो जीरो फ्रैक्शनल नेगेटिव सभी होता है। ये आपको रेडॉक्स चैप्टर के अंदर सिखाने वाले हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे फाइंड आउट करें। देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट और कोवेलेंसी अलग अलग चीज है। कोवेलेंसी मींस कितने बॉन्ड बने हुए हैं। यहाँ पर कार्बन के कितने बॉन्ड? 4। यहाँ पर 4, यहाँ पर भी कार्बन के बॉन्ड 4 हैं, यहाँ पर भी 4 है, और यहाँ पर भी 4। क्लोरीन के साथ चारों के चारों बोलो पीछे की स्लाइड करो सर। क्या? पीछे की स्लाइड करो, लिखना बाकी है। ये थोड़ा एक्सप्लेन करके करता हूँ। चलो, ये क्लोरीन है, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन -1, ये -1 -1 -1, तो कार्बन क्या आएगा? +4। ऑक्सीडेशन नंबर +4 इसका। यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, और ये प्लस, ऑल ओवर इसके अंदर क्या मिला? +2। ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस और माइनस 0। यहाँ प्लस, फिर ये प्लस, फिर ये प्लस, और यहाँ पर ये माइनस। तो क्या आपको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मिल गया भाई? हाइड्रोजन है तो ये कार्बन, आपको इसका फोकस करना है। क्या आएगा? -2, और यहाँ पर क्या आएगा? -4। तो देखो, ऑक्सीडेशन नंबर सभी के अंदर अलग अलग है, पर कोवैलेंसी कितनी है? 4 ही है। कोवैलेंसी दैट मीन्स कितने बॉन्ड बनेंगे वो, बराबर है। कोवैलेंसी दैट मीन्स कितने बॉन्ड बनने वाले हैं वो क्वांटिटी है, और ऑक्सीडेशन नंबर तो चार्ज है। इसलिए मैंने आपको बताया कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। ओके, ये बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बॉन्ड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट एक टाइप का चार्ज है, और ये क्या है? ये नंबर है। चार्ज का तो यूनिट होता है वगैरह, सब आपको मालूम है। और इसका तो कोई, ये तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसका तो कहाँ यूनिट रहेगा। देख लो, इसमें से कुछ डाउट हो तो बता दो।
सर एक बार ऑक्सीडेशन नंबर वाला समझा दो ना। ઓક્સિડેશન નંબર પહેલા એક કામ કરો, આ લખી લો પછી એક્સપ્લેન કરું છું. રેડોક્સ ચેપ્ટર કેટલા ને સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે? હેન્ડ રેઝ કરો. રેડોક્સ રિએક્શન, રેડોક્સ ચેપ્ટર, વલસાડ, જુનાગઢ, સુરત ડભોલી, અમદાવાદ, ભુજ. રેડોક્સ ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ થઈ ગયું. બાકી પોરબંદર, પોરબંદર ઓકે. બરોડા ભૈલી નથી. સુરત એસયુવી, હા ના બોલો કઈ. બાકી ઓકે. જસ્ટ તમને ઓક્સિડેશન સ્ટેટ નો આઈડિયા આપી દઉં છું. બાકી તો ચેપ્ટર ની અંદર જ તમારે લર્ન કરવાનું થશે. નોટ ડાઉન કરી લો પછી લખાવું છું, તમને સમજાવું છું. સર બોલો. સર પહેલા જે નાઇટ્રોજન હતું એમાં 3 જ બોન્ડ મેક્સિમમ બની શકે છે, તો NH4 કેવી રીતના બને છે? NH4 કેવી રીતે બને છે એમ? એની માટે થઈને કોવેલેન્ટ કોઓર્ડિનેટ બોન્ડ આવશે ને. આ लोन पेयर છે, અહીં આગળ H+ છે. H+ के पास कौन सी ऑर्बिटल वैकेंट है? 1s. तो ये जो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन है उसमें ये ट्रांसफर कर देगा. दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर करने से क्या हुआ? नाइट्रोजन के साथ तो अब चारों के चार हाइड्रोजन जुड़ गए और नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो उसके ऊपर आएगा प्लस. तो ऐसे हुआ ये NH4+. लुईस स्ट्रक्चर में वो था ही एग्जाम्पल. चलो देखो भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट मींस क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट मींस चार्ज, हाइपोथेटिकल और रियल. रिस्पेक्टिव आपको ये चार्ज देखने हैं, जैसे कि कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. यहाँ पर ही आप देख लीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल में ही आपको दिखाता हूँ. यहाँ पे देखो, मुझे इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करना है. तो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करने के लिए कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक बॉन्ड से जुड़ा जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर -1 मान लें. यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी -1 और यहाँ पर भी -1. सभी क्लोरीन -1 हो गए तो कार्बन क्या होगा? +4. तो हम कहेंगे कि साहब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है. ऐसे. बाकी तो जो सेंटर में रेडॉक्स चैप्टर स्टार्ट हो गया है उसको तो मालूम ही होगा. रेडॉक्स चैप्टर के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करना आता है. ओके. कोवलेंट बॉन्ड के लिए हम ऐसे भी देख सकते हैं, या फिर मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा CCl4. इसके अंदर कार्बन का मान ले X, 4 क्लोरीन है, एक क्लोरीन का -1 इज इक्वल टू 0. ऐसे करके लिखना आता है. पर अभी आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट की बहुत ज्यादा चिंता नहीं है, बराबर है. आपको जो दिखना है वो ये है, कोवेलेंसी. हमें इसके साथ काम करना है, कोवेलेंसी के साथ. कोवेलेंसी जानने पर हमें फायदा क्या होता है? कौन से वाले कंपाउंड एग्जिस्ट करेंगे, कौन से वाले कंपाउंड नहीं एग्जिस्ट कर सकते. सम मॉलिक्यूल्स डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू, पहला है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल. मैंने आपको अभी अभी एग्जांपल दिया हुआ था. नाइट्रोजन के अंदर कौन सा वाला बन सकता है? NCl3. NCl5 नहीं. चलो, यहाँ फॉस्फोरस के अंदर PCl3 भी बन सकता है, PCl5 भी बन सकता है. ऐसा क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा. MCQ में भी है, कहीं एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है. नाइट्रोजन के अंदर कौन सा वाला कंपाउंड नहीं पाया जाता है? आपका आंसर आना चाहिए NCl5, क्योंकि ये अपनी वैलेंसी 3 से नहीं बढ़ा सकता है. ये अपनी वैलेंसी 3 से नहीं बढ़ाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या आंसर मिलेगा आपको? NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट. तो ये हमारा पहला हुआ.
चलो देखो, ये NCl3 NCl5 बराबर है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ PCl3 PCl5। चलो यहाँ पे OF2 SF2, भाई ऑक्सीजन के नीचे तो सल्फर आता है। यहाँ पर SF4, यहाँ पर OF4। कौन कौन से वाले नहीं एग्जिस्ट कर सकते हैं बताओ आप, कौन कौन से वाले एग्जिस्ट नहीं कर सकते? सूरत SUV, सूरत पालनपुर। सर NCl5 और OF4। नाइट्रोजन जो है वो अपनी वैलेंसी 3 से नहीं बढ़ा सकता, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑक्सीजन 2 से नहीं बढ़ सकता। नाइट्रोजन 3 से नहीं बढ़ेगा, ऑक्सीजन 2 से नहीं बढ़ेगा, और फ्लोरीन 1 से नहीं। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, they cannot expand their कोवैलेंसी। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन उसकी कोवैलेंसी एक्सपांड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर डी ऑर्बिटल्स नहीं है। ये सभी मिलेंगे पर ये नहीं मिलने वाला है। मानो के सल्फर के अंदर तो हमें SF6 भी मिलता है, तो यहाँ पर हमें OF6 कभी नहीं मिलेगा। ये नहीं बन सकता है भाई, ये पॉसिबल ही नहीं है। बराबर है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, कौन सा वाला कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, कौन सा वाला नहीं। आपको क्या पॉइंट ध्यान में रखना है इसमें, बताओ मैंने क्या कहा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इन सभी की कोवैलेंसी फिक्स रहती है। इसकी कौन सी वाली रहेगी? 3। इसकी बताओ 2, और इसकी कितनी? 1। एक्सेप्ट के ये सब जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, तब इसकी वैलेंसी एक एक बढ़ सकती है। नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो सकते हैं, पर वो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने पर, नॉर्मली इसकी तो ये 3 ही रहेगी। बराबर है। चलो नेक्स्ट। फिर दूसरा है डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन भी आप देखें कैसे ये काम करता है। अमुक मोलेक्यूल्स जो है वो नहीं एग्जिस्ट करते हैं, सम मोलेक्यूल्स डू नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट करते? इसका एक कारण ये भी है, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। ये जो डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या है? डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन दैट मींस व्हाट? यहाँ पर हम ले रहे हैं फॉस्फरस, और इसका ये एनर्जी एक्सिस। फॉस्फरस की कॉन्फ़िगरेशन क्या है साहब? नियोन कोर 3s2 3p3, और यहाँ पर वैकेंट 3d। ये जो है 3d, नियोन कोर 3s2 3p3, ये है फॉस्फरस। दिस इज एलिमेंटल फॉस्फरस। अब मान लो कि मुझे बनाना है PCl5। PCl3 तो यहाँ पर सही दिख रहा है, मुझे बनाना है PCl5। तो PCl5 बनाने के लिए मुझे इस इलेक्ट्रॉन को D में शिफ्ट करना पड़ेगा। और PCl5 बनाने के लिए क्या होता है? फॉस्फरस के साथ 5 क्लोरीन होंगे, फॉस्फरस के साथ 5 क्लोरीन एटम होंगे, ऐसे तो PCl5 बनता है। क्लोरीन और फॉस्फरस में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? क्लोरीन। तो ये क्लोरीन क्या करेंगे? अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचने पर PCl5 के अंदर फॉस्फरस के ऊपर प्लस डेल्टा चार्ज बढ़ता है। फॉस्फरस के ऊपर चार्ज बढ़ेगा, ये तो इलेक्ट्रॉन खींच गए क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव था। इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से ये जो 3d ऑर्बिटल है वो थोड़ी सी नीचे आ जाएगी। यहाँ पर जो भाई प्लस चार्ज बढ़ा ना, ये जो फॉस्फरस का सेंटर है उसके ऊपर प्लस चार्ज बढ़ा, तो ये सेंटर क्या करेगी? अपनी ओर ये सभी ऑर्बिटल्स को अट्रैक्ट करेगी। तो ये भाई 3p है वो थोड़ी नीचे आ जाएगी ऐसे। ये d ऑर्बिटल है, ये भी यहाँ पे नीचे आ जाएगी ऐसे। देखो,
अब ये नीचे आने पर क्या होगा, नीचे आने पर इन सभी के एनर्जी ऑर्बिटल्स जो है उसकी एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम होने पर एक इलेक्ट्रॉन है वो इजीली यहां से निकलकर यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे जैसे यहाँ प्लस चार्ज बढ़ा ऑर्बिटल की एनर्जी कम हुई। इसे ही बताते हैं डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। बराबर। જેમ અહીંયા આગળ પ્લસ ચાર્જ વધારશો ને એમ એમ આ ઓર્બિટલ ક્યાં આવશે, નીચે આવશે, નીચે લઈ આવવાનું, ખેંચવાનું। પ્લસ ચાર્જ આવે ઓટોમેટિક ખેંચાઈ નીચે આવે, કારણ કે આની બધામાં તો અંદર શું હોય, ઇલેક્ટ્રોન હોય। અહીંયા પ્લસ ચાર્જ આવવો જોઈએ। હવે તમે છે એ વિચારજો ભાઈ, બરાબર વિચારો। आप सोचे मुझे बनाना है PH5। PH5। अच्छा, फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 2.1। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 2.1। तो यहाँ पर PH5 के अंदर यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं बढ़ेगा। PH5 के अंदर प्लस चार्ज नहीं आने वाला है। और प्लस चार्ज नहीं आने पर क्या होता है, प्लस चार्ज नहीं आने पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर नहीं हो सकता, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता, और ये जो डी है वो ऊपर की ऊपर ही रहेगी, ये पी है ये ऊपर की ऊपर ही रहेगी। इन दोनों के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाने वाला। प्लस चार्ज यहाँ पर क्रिएट होने पर ही ये ऑर्बिटल की एनर्जी डाउन होती है और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर जा पाता है। बराबर है। तो ये इसे कहते हैं डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। ओनली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैन पुल दिस ऑर्बिटल डाउन एंड इलेक्ट्रॉन गोज इन हायर एनर्जी लेवल एंड वी हैव मोर कोवेलेंसी। यहाँ पर PCl5 तो बनता है पर PH5 नहीं बनता है। बराबर है। जैसे कि भाई यहाँ पर PCl3 मैंने बनाया, आप ऐसे आर्ग्यू नहीं कर सकते कि PCl3 बना, यहाँ पर मुझे PH3 मिला, तो फिर मैंने बनाया PCl5 तो फिर बना PH5, नहीं बनेगा। PH5 कोवैलेंसी सपोर्ट करने पर भी ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, डी ऑर्बिटल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। बराबर है। ये नीचे नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो PH5 डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। ये खींच नहीं सकता है, पुल नहीं कर सकता है। देखो ऐसे मैंने यहाँ पर एक कंपैरिजन की हुई थी। देखो PCl5 के अंदर इन सभी ऑर्बिटल्स के बीच की एनर्जी है वो कम है, PH5 नहीं बन सकता, ये इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, ये डी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यहाँ डिफरेंस बहुत ज्यादा है। समझ में आया PH5 क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, ड्यू टू डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है उसमें। बराबर है। समझ में आया ये बात, PCl5 एग्जिस्ट करता है पर PH5 एग्जिस्ट नहीं करता। डाउट हो तो बता दो भाई, इसके अंदर किसी को डाउट है तो बोल दो। इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो। ओके, हम देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। तीसरा कंसेप्ट है साइज ऑफ साइड एटम। साइड एटम की साइज बढ़ जाने पर भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर पा सकते। जैसे कि PF5 एग्जिस्ट करता है, PCl5 बनता है, PBr5 भी बनता है, PI5 ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये बनता है, ये नहीं बनता है। क्यों भाई, क्योंकि मानो के ये P है, इसके साथ हमने जुड़े हैं क्लोरीन, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, चौथा क्लोरीन और 5 क्लोरीन, ऐसे हमने बनाया, ऐसे हमने लिख दिया। तो क्लोरीन का एक अपना भी तो साइज है, क्लोरीन का एक अपना भी तो साइज है भाई। ये देखो PCl5। अब आपको आना चाहिए पीरियोडिक टेबल में, ये फ्लोरीन साइज का ऑर्डर क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन से क्लोरीन बढ़ा, क्लोरीन से ब्रोमीन और ब्रोमीन से आयोडीन। अब मैं एक काम करता हूं, यहाँ पर आयोडीन लगा के देखता हूं। तो फॉस्फोरस,
आयोडीन की साइज तो बहुत ज्यादा ज्यादा रहेगी, बराबर है। यहाँ पर आयोडीन की साइज जो है वो बहुत ज्यादा होगी। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर पाता। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। यहाँ पर तो ये तो बन गया था, ये नहीं बन सकता। PF5 बनता है, PCl5 बनता है, PBr5 भी बनता है, PI5 नहीं बनेगा। हालांकि इसके अंदर डी ऑर्बिटल का कॉन्ट्रैक्शन भी है, डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंस है, तब भी नहीं बनता। क्यों? साइज सपोर्ट नहीं करती है, बराबर है। साइज जो है इसको यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलता है, इसलिए ये नहीं होगा। ऐसे ही इन द सिमिलर मैनर, मान लो कि मेरे पास है SF6, मेरे पास यहाँ पर SF6 है और मैं बनाना चाहता हूँ HCl6, तो ये बनेगा? ये तो बनेगा ही नहीं। 6 क्लोरीन नहीं आ पाएंगे। देखो यहाँ सेंटर में सल्फर और 6 क्लोरीन, हिंड्रेंस हो जाएगा, इसके अंदर हिंड्रेंस लग जाएगा। तो क्लोरीन 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होने पर तो ये अभी पॉसिबल ही नहीं है, क्लोरीन से ही पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर PI5 और यहाँ पर से HCl6 नहीं बनेगा, बराबर है। तो कौन से वाले मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, कौन से नहीं एग्जिस्ट करते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। तो ऑल ओवर हम लिखते हैं कौन कौन से नहीं एग्जिस्ट करते। बताओ, पहला NCl5, फिर OF4, OF6, ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करते? बिकॉज एब्सेंस ऑफ 2d ऑर्बिटल। ये क्यों नहीं बनते? एब्सेंस ऑफ 2d ऑर्बिटल। अच्छा, यहाँ पर PH5 क्यों नहीं बनता? क्योंकि डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन नहीं पॉसिबल होता है। यहाँ पर 3d ऑर्बिटल तो प्रेजेंट है, अल्दो 3d इज प्रेजेंट, इवन दो ये कंपाउंड नहीं बन सकता क्योंकि डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। और लास्ट में देखा आपने PI5 HCl6, यहाँ पर भाई 3d भी प्रेजेंट है, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है, पर क्या नहीं मैच है? साइज। यहाँ पर साइज गलत होने पर ये नहीं एग्जिस्ट करते। तो ये सभी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते, उसके मैंने आपको रीजन बता दिए। आपको ये याद रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन में आ जाएगा, सीधा ही क्वेश्चन में आने वाला है। PNCl5 डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू, आपका आंसर रहेगा एब्सेंस ऑफ 3d ऑर्बिटल, बराबर। एब्सेंस ऑफ 2d, या फिर आप रखिए 3d, एब्सेंस ऑफ 2d भी लिखें या फिर 3d भी लिखें। 2d होती नहीं है तो, और 3d भी नहीं होने वाली इसमें, 2d तो होती ही नहीं है और 3d भी नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर तो डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है पर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाया क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। यहाँ पर आयोडीन और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है पर अपनी साइज की वजह से वो क्लोज पैकिंग नहीं हो पाता है। तो हमने ये देखा आज कौन से वाले कंपाउंड एग्जिस्ट करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, और कोवैलेंसी, बराबर है। हमने 3 टॉपिक है वो कवर किए हुए हैं, लुईस स्ट्रक्चर, कोवैलेंसी, और कौन कौन से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते, उसके रीजंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम वीबी थियरी की ओर बढ़ने वाले हैं, वैलेंस बॉन्ड थियरी फॉर कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, इसका जो ये सब वर्क मैंने किया हुआ है वो मैं 2 लेक्चर का एक साथ में आपको स्लाइड भिजवा रहा हूँ, आप देख लेना। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। ચલો, કોઈને કઈ પૂછવાનું હોય તો ઠીક છે, બાકી એટલું રાખીએ છીએ। બોલો, જામનગર या ये मॉड्यूल के अंदर ऐसे नहीं मिलेगा।
ये एनसीईआरटी के अंदर भी डायरेक्ट नहीं मिलेगा, उसमें तो बीच बीच में लिखा हुआ है, मैंने ये अलग अलग से एक्सट्रैक्ट करके एक साथ में लिख दिया है। एनसीईआरटी वगैरह में ये सब अलग अलग टॉपिक के अंदर दिया हुआ है, मैंने एक साथ लेके एक्सट्रैक्ट करके लिख दिया है। ओके।